महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे स्टेट्स देश के सबसे बड़े कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम आपसे कहें हरियाणा, तो उसको लेके आपके दिमाग में क्या चीज आएगी? दूध और लस्सी या देश के लिए मेडल जीतने वाले प्लेयर्स। इसके अलावा एक और इंसान है जिसने टाटा ग्रुप को भी पीछे छोड़ दिया, और मैं बात कर रही हूं जिंदल ग्रुप की। और आज सावित्री जिंदल, जो कि अपने पूरे भारत में सबसे रिचेस्ट वुमन में से नंबर 1 पर आती हैं, जिनकी नेटवर्थ है करीब 2880 करोड़ यूएसडी। तो आज हम बात करेंगे जिंदल ग्रुप के बारे में, और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और ये कहानी शुरू होती है 1930 में, जब हरियाणा के एक छोटे से गांव नलवा में ओम प्रकाश जिंदल जी का जन्म होता है। और उस वक्त अपना भारत आजाद नहीं हुआ था, तो अपना देश अंग्रेजों का गुलाम था उस वक्त पर। और देश जब आजाद हुआ 1947 में, तब अपने भारत में इतनी भुखमरी थी, इतने ज्यादा परेशान थे लोग, और उस वक्त पर अपने इंडिया में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और जरूरत थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। और उसके लिए काफी बड़े बड़े लोगों ने अपने बिजनेसेस को चालू भी कर दिया था और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब प्रकाश जिंदल, जो कि अपना बिजनेस खोलना चाहते थे और काफी लोगों को रोजगार देना चाहते थे, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे। तो एक किसान आदमी के पास इतना पैसा कहां कि वो अपना बिजनेस चालू कर सके, और इसीलिए वो अपने भाइयों के साथ मिलकर कोलकाता जाते हैं और वहां स्टील ट्रेडिंग का काम शुरू करते हैं। और फिर वो थोड़ा बहुत पैसा कमा के 1952 में वापस आते हैं और वो एक बाल्टी बनाने की फैक्ट्री चालू कर देते हैं। और उसी वक्त उन्होंने एक छोटे से पाइप पर मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ देखा, और उन्होंने सोचा कि क्या हम एक छोटा सा स्टील का पाइप भी नहीं बना सकते। और 1964 में कोलकाता में एक पाइप फैक्ट्री लिलुआहा में उन्होंने ओपन की। लेकिन जिंदल इंडिया लिमिटेड नाम से शुरू हुई ये कंपनी खुद से पाइप नहीं बनाती थी, टाटा ट्यूब कंपनी थी, और वहां पर जो स्टील के पाइप्स रिजेक्ट होते थे, उन पाइप्स को ये खरीदते थे और फिर उन्हें अपनी फैक्ट्री में सही करके वापस से उसे मार्केट में उसी प्राइस पर सेल करते थे। और इसी वजह से मार्केट में उनकी सेलिंग काफी अच्छी हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद टाटा को ये बात पता चल जाती है, और टाटा जिंदल को बुलाते हैं और इस चीज के लिए वो मना करते हैं। और उन्होंने उनसे कहा कि अब हम आपको पाइप्स टुकड़ों में देंगे। तो ऐसे में उन्होंने 2-2 फीट के पाइप जो है वो पीसेस में उन्हें देने लगे। अब उन्होंने सोचा कि इसका क्या बनाया जाए, फिर वो उन्हीं से सॉकेट बनाना चालू करते हैं। और इनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि जर्मनी की एक कंपनी यहीं से सॉकेट खरीदने लग गई, और यहाँ उनकी सेलिंग काफी अच्छी हो रही थी, प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा था, और साथ ही उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन ऐसे में टाटा को इस चीज से भी प्रॉब्लम हो गई और उन्होंने माल देने से ही मना कर दिया। और इसी फैक्ट्री से जो 4 भाई अपना गुजारा कर रहे थे, वो इसके बाद काफी ज्यादा निराश हुए, और लिलुआहा जो फैक्ट्री थी वो बंद होने की कगार पर आ गई थी। और फिर वो वापस हिसार आए और एक छोटे लेवल पर उन्होंने स्टील पाइप्स और सॉकेट बनाने वाली फैक्ट्री ओपन कर दी। अब उन्होंने जब ठान लिया कि एक फैक्ट्री ओपन करनी है, तो उसमें मशीन्स भी लगनी थी, और उस वक्त पर जितनी भी मशीन्स आती थी वो विदेश से आती थी, इंपोर्ट होके, और उसमें काफी पैसा भी लगता था और काफी ज्यादा टाइम भी लगता था उन मशीन्स को यहाँ तक आने में। और अपनी फैक्ट्री को वो काफी ज्यादा बड़ा बनाना चाहते थे, तो उन्होंने लेआउट भी खुद से रेडी किया, और उसमें जो लगने वाली मशीन थी वो उन्होंने विदेश से नहीं मंगाई, और वो मशीन्स उन्होंने खुद से उसी फैक्ट्री में बनवाना चालू कर दी थी। और फिर मशीन्स बन के रेडी हो जाती हैं, और 1969 में जिंदल ग्रुप लिमिटेड करके हिसार में इनकी फैक्ट्री ओपन हो जाती है, और इन्होंने प्रोडक्शन भी तेजी से इंक्रीज कर दिया। और फिर साल 1991 आता है, जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक सी गई थी और सारी फैक्ट्रीज की हालत काफी ज्यादा खराब थी। अब जिंदल साहब, जिनकी फैक्ट्री में मेक इन इंडिया मशीन थी जो उन्होंने खुद से बनाई थी, तो उनका बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन उन्होंने सस्ती मशीन्स बनाने का सोचा कि जो बाकी और फैक्ट्रीज हैं उनका भी भला हो, और मेक इन इंडिया का भी टैग लगे, साथ ही बाहर विदेशी मशीन्स भी आना बंद हो जाएं। और फिर अगले साल रायपुर में मशीन्स डिवीजन की शुरुआत होती है, और ऐसे में जितने भी आसपास फैक्ट्रीज थी और ज्यादा फैक्ट्रीज ओपन हुई, और काफी लोगों को रोजगार भी मिला। अब जो ओपी जिंदल थे वो लोगों की काफी ज्यादा सुनते थे, प्रॉब्लम सॉल्व करने में जितना हो सकता था वो उतना करते थे, और साथ ही वो जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। और एक समय ऐसा आता है कि इनका झुकाव सोशल वर्क और पॉलिटिक्स की तरफ हुआ, और लगातार 3 बार हरियाणा के हिसार में विधायक और सांसद रहे। और अब इनका बिजनेस धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाई होता चला गया, एक्सपेंड होता चला गया, क्योंकि इनके 4 बेटे जो इस बिजनेस को संभालना उन्होंने चालू कर दिया था। लेकिन 31 मार्च 2005 को ओपी जिंदल की हेलीकॉप्टर में डेथ हो जाती है।
और इसके बाद उनके पूरे बिजनेस का काम उनके चारों बेटों पर आ जाता है। अब उन्होंने इस कंपनी की नींव तो रख दी थी, लेकिन इस कंपनी को चलाना कैसे है आगे, इसके लिए उन्होंने अपने चारों बेटों में हिस्सा बांट दिया, लेकिन मालिकाना हक उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री जिंदल को बनाया। अब हम ये समझ लेते हैं कि इस डाइवर्सिफिकेशन में किसको कौन सी कंपनी मिली और कितना हिस्सा है। तो सबसे पहले आते हैं पृथ्वी जिंदल, जो कि जिंदल ग्रुप के सबसे बड़े बेटे हैं और उन्हें जिंदल सॉ लिमिटेड कंपनी की जिम्मेदारी दी गई। और ये कंपनी डक्टाइल पाइप बनाती है जो वाटर ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। सबसे पहले ये कंपनी मथुरा में ओपन हुई थी और उसके बाद आज ये कंपनी नासिक और गुजरात में भी है। और वहीं इनका प्रोडक्शन ये यूएसए, यूए यानी कि अपने देश में तो करते ही हैं, साथ ही बाहर के विदेश देशों में भी ये एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरे हैं सज्जन जिंदल, जिन्होंने जिंदल ग्रुप को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आसमान पर पहुंचाया। इनसे पहले हम इनसे छोटे दो भाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। तो रतन जिंदल, जिनको जेएसएल कंपनी यानी कि जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी की जिम्मेदारी दी गई। और ये वही कंपनी है जो ओपी जिंदल ने हिसार में ओपन की थी, जिसका नाम जिंदल स्ट्रिप लिमिटेड रखा था। और इसी के साथ इसका नाम चेंज करके अब जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी रख दिया है। और इस कंपनी का प्रोडक्शन हिसार में तो था ही, साथ ही अब ओडिशा में भी कर दिया है चालू। और साथ ही ये कंपनी 15 से ज्यादा देशों में अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। और ये कंपनी करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। अब हम बात करते हैं सबसे छोटे नवीन जिंदल की, जिनका ध्यान राजनीति, पॉलिटिक्स और इन सब में ज्यादा है। और पॉलिटिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी है। और साथ ही अपनी मां के साथ वो इसीलिए चुनाव में सक्रिय रहते थे। और इसके साथ साथ वो कई साल सांसद भी रहे और उनको गेम्स में सबसे ज्यादा वो माहिर शूटिंग में और पोलो में थे। अब इनको कौन सी फैक्ट्री की कमान दी, तो जो रायपुर में मशीन फैक्ट्री इन्होंने खोली थी ओपी जिंदल ने, इन्होंने उस कंपनी की जिम्मेदारी इनको दी। और उस फैक्ट्री के कई प्लांट्स इन्होंने अब तक ओपन कर लिए हैं, कई झारखंड में भी हैं और कई और प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे लास्ट सज्जन जिंदल की, जिन्होंने जिंदल ग्रुप को आसमान तक पहुंचाया है। ये उनके इकलौते इंजीनियर बेटे थे और इन्होंने एक अलग काम की डिमांड की और ऐसे में ओपी जिंदल ने इन्हें काम की जिम्मेदारी दी और उन्हें मुंबई भेजा गया। और दरअसल वहां पर एक पिरामिल स्टील की मिल सेल हो रही थी और उसे एक्वायर करने के लिए इनको भेजा गया था। तो उन्होंने उस कंपनी को एक्वायर किया और उस कंपनी की जिम्मेदारी उन्होंने सज्जन जिंदल को दे दी। और उन्होंने इसका नाम रख दिया जिंदल आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको बोला जाता है। और उसके बाद इन्होंने कर्नाटका में एक और कंपनी ओपन की JVSL के नाम से। और 2005 में इन्होंने जिसको और JVSL को मिला के JSW स्टील कंपनी नाम रख दिया। और साथ ही आज के टाइम पर सज्जन जिंदल के काफी और बिजनेसेस हैं, जैसे कि सीमेंट में भी उन्होंने अपना कदम रखा, JSW वेंचर करके उनकी कंपनी है। तो काफी कंपनीज उन्होंने और ओपन की है और साथ ही उन्होंने जिंदल ग्रुप का और नाम ऊपर किया है। तो ये थी पूरी कहानी जिंदल ग्रुप की कि कैसे ओपी जिंदल ने इतनी मेहनत से कंपनी चालू की और उसके बाद उसको इतना एक्सपेंड किया, इतना डाइवर्सिफाई कर दिया कि उनके 4 बेटों ने उस बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ाया। साथ ही जिंदल ब्रदर्स की एक दूसरे की कंपनी में क्रॉस होल्डिंग भी है, जिसकी वजह से जो उनके प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो सबको मिले। तो ये थी पूरी कहानी कि जिंदल ग्रुप कैसे बना और साथ ही सावित्री जिंदल, जिनकी नेटवर्थ इतनी है और आज भारत की सबसे अमीर महिला में से एक है। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।